90 साल पहले टोयोटा एक डूबी हुई कंपनी के रूप में देखी जा रही थी। कंपनी में काम कर रहे लोगों को अचानक से निकाल दिया जा रहा था। लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। बाहर के लोग इस ब्रांड पर जोक बना रहे हैं। कंपनी की हालत ऐसी हो गई है कि वो खुद को दिवालिया घोषित करने ही वाली थी। पर आज के दिन इनके 10 से भी ज्यादा शानदार व्हीकल बने हुए हैं और ये दुनिया की सबसे ज्यादा कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी बन गई है। पर इस कंपनी की कारों में ऐसा तो खास क्या है कि लोग इन्हीं की कारों को खरीदना पसंद करते हैं। इस पूरी कहानी को शुरू किया था इस आदमी ने। एक कारपेंटर के घर में जन्मा हुआ लड़का केवल गरीबी से बचने के लिए टीनेजर में ही अपना घर छोड़ देता है और उसकी इस जर्नी में उसे फेलियर्स, मिसफॉर्चून और एम्बैरेसमेंट ही मिला। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह बनाने चला गया दुनिया की एक मशहूर कंपनी। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनी के असली मालिक साकीची टोयोडा और उनके बेटे किचिरो टोयोडा के बारे में। यह एक टोयोटा कंपनी के ऊपर दिल दहला देने वाली स्टोरी है और इन सब के पीछे है साकीची टोयोडा। साकीची टोयोडा का जन्म 1867 में यामागुची नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसे हाल ही में जापान का कोसाई शिजुओका शहर कहते हैं। साकीची का जन्म और उनका बचपन जापान के इतिहास में उस समय के साथ जुड़ा हुआ था जब शोगुनुट की जगह पर मेइजी सम्राट की नई सरकार बनी। ये वही समय था जहां से आधुनिक जापान की शुरुआत हुई। सोशल उथल पाथलों के बीच में साकीची जहां पर रहता था वो पूरा का पूरा गाँव गरीबी से घिरा हुआ था। 14 से 15 साल की उम्र में साकीची ने ऐसे तरीकों से सोचना शुरू किया जो उनके आसपास के लोगों और देश सेवा में मदद कर सके। साकीची जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने पापा के काम में हाथ बटाना सही लगा। जब वो 18 साल के हुए तब उन्होंने पेटेंट मोनोपोली एक्ट के बारे में जाना। उन्होंने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा और फिर उन्हें लगा कि बस यही चीज मुझे आगे लेकर जा सकती है। साकीची ने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग मशीन पर ज्यादा काम करते हैं और इन मशीनों को चलाने के लिए चाहिए फ्यूल। फ्यूल से चलती हुई मशीनों के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है जो कॉस्टली होता है। उन्होंने सोचा कि प्रेरक शक्ति के रूप में फ्यूल को बदलने के लिए कोई ना कोई ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो इस काम को आसान बना सके। साकीची ने अपनी माँ के साथ मिलकर 4 बार प्रयोग किया और उनमें से वो किसी में भी फ्यूल को बना ही ना सके। 1890 में जापान में तीसरी बार राष्ट्रीय मशीनरी प्रदर्शनी खोली गई। इस प्रदर्शन में जापानी और विदेशी कई सारी नई मशीनें लाई गई। इसे देखकर वो काफी प्रभावित हुए। हर एक मशीन कैसे काम करती है उसके बारे में उन्होंने बारीकी से जाना और जब वह 24 साल के हुए तब उन्होंने पहली सफल खोज की जिसे टोयोटा ने लकड़ी के हाथ की लूम का नाम दिया। साकीची को 1891 में उस लूम के लिए पहली पेटेंट मिली। इस लकड़ी की लूम को चलाने के लिए 2 हाथ की बजाय सिर्फ एक ही हाथ काफी था। इस लूम की वजह से फैब्रिक की जो मुश्किलें आ रही थी वो आसानी से दूर हो गई। इसी वजह से उनका काम 40 से 50% आधा हो गया। हालांकि इसमें अभी भी कई सारी मैन्युअली प्रोसेस बाकी थी जिससे इस काम को और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं। साल 1892 में साकीची ने टोक्यो के टाइटो गांव में एक छोटा सा कारखाना शुरू किया जिसमें उनके द्वारा खोजी हुई लकड़ी की लूम का पहली बार इस्तेमाल किया गया। उन्हें अपनी शोध को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत थी। उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतने ही हम ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित कर सकेगी। साकीची ने लूम से बनाए हुए कपड़ों को व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया और व्यापारियों को इनके ये कपड़े बहुत ही पसंद आए। पैसे मिलने से उनका जो खोज का ऑपरेशन था वो उन्होंने फिर से शुरू किया। थोड़े और पैसे कमाने के लिए उन्होंने 1894 में एक वेंडिंग मशीन की शोध की और यही दिन उनके लिए सोने पर सुहागा बना। उसके थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने नागोया में एक ईंट की कंपनी खोल दी जिसका नाम उन्होंने टोयोटा शोकाई कंपनी रखा। एक बार वेंडिंग मशीन का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था तब उन्होंने पावर लूम की खोज पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्हें कुछ ज्यादा टाइम लगा नहीं और इन तीनों कंपनी को उन्होंने पूरी तरह से खड़ा कर दिया। साकीची द्वारा बनाया हुआ मशीन बहुत ही सस्ता था और उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। साल 1896 में तोहाची इशिकावा नाम के एक आदमी ने उन्हें अपना पार्टनर बनने के लिए प्रस्ताव दिया। उन दोनों ने मिलकर जापान के हांडा नाम के एक शहर में मेम्पू नाम की कंपनी शुरू की और वहाँ भी उन्होंने अपनी नई लूम के द्वारा बहुत ही ज्यादा नाम कमाया। साकीची अब ऐसे मशीन को खोजना चाहते थे जो सारा काम अपने आप ही करे और उनकी ये भी इच्छा साल 1903 में पूरी हो गई और ये उन्होंने दुनिया की सबसे पहली शटल चेंज ऑटोमेटिक लूम मशीन बना दी थी। इस मशीन का काम बंद होने के बाद भी व्याप्तयान को फिर से भरना होता था। इस मशीन को बनाने
के बाद भी उन्होंने इसे बेचा नहीं, बल्कि वो अभी देखना चाहते थे कि इसमें और कितने नए फीचर लगाए जा सकते हैं। साकीची इस बारे में डिटेल से जानने के लिए यूरोप और यूएस के सफर पर चले गए। उन्होंने न्यूयॉर्क में डॉक्टर जोकिची तकामिन से मुलाकात ली। उस समय डॉक्टर टाकामाइन दुनिया के जाने माने खोजकर्ताओं में से एक थे। डॉक्टर टाकामाइन ने उनको बताया कि आपको तब तक अपनी खोज को लोगों के सामने नहीं रखनी चाहिए जब तक वो पूरी तरह से कंफर्टेबल न हो जाए। साकीची को ये सलाह दिल में उतर गई और फिर 1905 में साकीची ने टोयोटा पावर लूम की खोज की। इस लूम को स्टील और लकड़ी से बनाया गया था। इसकी वजह से फैब्रिक की क्वालिटी में और भी ज्यादा सुधार आया। इसके बाद अब शुरू होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वॉर के दौरान साकीची ने आर्थिक स्थितियों का फायदा उठाया और उन्होंने अपने कपड़े के मार्केट को और भी ज्यादा बड़ा कर लिया। दरअसल वॉर के बाद कपड़े की डिमांड तुरंत बढ़ी, जिससे साकीची ने अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करके एक बड़ी कंपनी बना दी। अब साकीची देश देश में जाकर देख रहे थे कि लोग अपने कपड़े कैसे बना रहे हैं। उन्होंने चाइना के शंघाई शहर में जाकर वहाँ की बुनाई के बारे में जाना, क्योंकि शंघाई के लोग ज्यादा से ज्यादा बुने हुए कपड़ों को खरीदना पसंद करते थे। साल 1919 में वो फिर से एक बार शंघाई गई और इस बार उनका इरादा हमेशा के लिए वहीं पर रहने का था। लेकिन एक साल वहाँ पर रहने के बाद फिर से वो जापान वापस आए। शंघाई में जाने से पहले साकीची ने अपनी कंपनी को उनके बड़े बेटे किचिरो टोयोडा के हाथ में सौंपा था। साकीची ने अपने जीवन का 30 साल से भी ज्यादा का समय खोज के लिए समर्पित कर दिया था। उनके इस ऑटोमेटिक लूम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। लोग इसे द मैजिक लूम से जानने लगे थे। अब उन्होंने टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स की स्थापना की। साकीची ने अपने दामाद रिसा